हेलो एवरीबॉडी, आई एम सी शिशिका अग्रवाल एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाला है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लास्ट क्लास में हमने फ्री कॉन्सेंट वाला टॉपिक कंप्लीट किया था, तो उसको फटफट से चेन्नई एक्सप्रेस की तरह 10 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन. So today we'll deal with lawful objects and then types of contracts. ओके, सो मैम लेट्स रिवाइज जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. लास्ट क्लास में हमने फ्री कॉन्सेंट के बारे में पढ़ा था कि फ्री कॉन्सेंट सेक्शन 14 में दिया हुआ है. व्हाट डू मीन बाय फ्री कॉन्सेंट? ऐसा कॉन्सेंट जिसमें 5 चीजें नहीं है: क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक. एंड इफ देयर इज नो फ्री कॉन्सेंट देन इट इज नोन एज एरर इन कॉजा एंड सच अग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेचारी पार्टी. बेचारी पार्टी यानी अग्रीव्ड पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ है, जिसका कॉन्सेंट फ्री नहीं था. उसके बाद सेक्शन 15 डिफाइन क्वेश्चन. अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जो इंडियन पीनल कोड में फोरबिड है, मना है, यानी कोई क्राइम किया या कोई क्राइम करने की धमकी दी. दूसरा, किसी का प्रॉपर्टी या किसी पर्सन को डिटेन कर लिया यानी किडनैप कर लिया या फिर किडनैप करने की धमकी दी और ये धमकी देके आपने उसको अग्रीमेंट में एंटर करा लिया, तो ये माना जाएगा आपने क्वेश्चन किया, वहां फ्री कॉन्सेंट नहीं था और ये अग्रीमेंट हो जाएगा वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेचारी पार्टी. और उसके बाद हमने देखा था एग्जाम्पल के साथ कि क्वेश्चन कैन बी डन इवन बाई स्ट्रेंजर एंड टू स्ट्रेंजर. लास्ट क्लास में हमने इसका बहुत अच्छे से एग्जाम्पल में इसको डिटेल से समझ लिया था, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल राइट नाउ. उसके बाद हमने देखा था कि अगर क्वेश्चन इज कमिटेड इवन आउटसाइड इंडिया देन आल्सो इट विल बी कंसिडर्ड एज क्वेश्चन. उसके बाद हमने देखा था अनड्यू इन्फ्लुएंस व्हिच इज डिफाइंड इन सेक्शन 16. अगर आपने इमोशनल अत्याचार किया किसी के ऊपर तो उसको माना जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस. और अनड्यू इन्फ्लुएंस कब माना जाता है? जब आप डोमिनेंट पोजीशन में हो और आपने अपने डोमिनेंट पोजीशन का गलत फायदा उठाया, अनफेयर एडवांटेज उठाया. अनफेयर एडवांटेज, राइट. सो ये कब माना जाता है कि आप डोमिनेंट पोजीशन में हो? अगर आपका एपरेंट अथॉरिटी है, जैसे कि मास्टर सर्वेंट, पेरेंट चाइल्ड, गार्जियन वार्ड, डॉक्टर पेशेंट, या फिर आपका भरोसे का रिलेशनशिप, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, जैसे स्पिरिचुअल एडवाइजर, डिसिपल्स. स्पिरिचुअल एडवाइजर यानी वो जो बाबा और चेले लोग होते हैं, बाबा और उनके भक्त गुरु लोग होते हैं. सॉलिसिटर यानी लॉयर्स एंड उनके क्लाइंट्स, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी. उसके बाद हमने देखा था कि जो पर्दा नशीन वुमेन होती है उसके साथ लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि उसके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वहां अनड्यू इन्फ्लुएंस मौजूद है ही, और वो वाले अग्रीमेंट होते हैं वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेचारी पार्टी. उसके बाद हमने देखा था व्हाट डू मीन बाय फ्रॉड. अगर आपने ये 5 में से कोई भी काम किया विद द इंटेंशन टू डिसीव, फ्रॉड में इंटेंशन गलत होना चाहिए, तो उसको माना जाएगा फ्रॉड. फ्रॉड का सेक्शन मैंने कैसे याद कराया था? सेक्शन 17 पे खतरा, खतरा यानी फ्रॉड. सेक्शन 17 तो कोई नहीं भूलेगा, अगर भूल गए ना तो एक कान के नीचे पड़ जाएगा, ठीक है. तो सेक्शन 17 मैंने याद कराया था फ्रॉड का. 17 पे खतरा, खतरा यानी फ्रॉड, ठीक है. तो अगर आपने इन 5 में से कोई काम किया विद इंटेंशन, आपका इंटेंशन गलत होना चाहिए, तो ही उसको फ्रॉड मानेंगे. पहले फॉल्स स्टेटमेंट यानी झूठ बोलना. दूसरा, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट फ्रॉम वन हैविंग नॉलेज ऑफ द फैक्ट. आपको पता था कि कुछ आप छुपा रहे हो, आपने सच को छुपाया. आपने झूठ नहीं बोला लेकिन आपने सच को छुपाया. जैसे मैंने बताया था स्कूटी वाला एग्जांपल कि मैंने स्कूटी के क्रैक्स को जबरदस्ती ऊपर से पेंट करके उसको छुपा दिया ताकि सामने वाले को पता ना चले स्कूटी में क्रैक्स है, और उसको बेच दिया. तो इसको बोला जाएगा कि मैंने सामने वाले के साथ धोखा किया. क्यों? क्योंकि मैंने सच को छुपाया. एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट. उसके बाद प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म में मैंने नेहा कक्कड़ का एग्जांपल दिया था कि नेहा कक्कड़ ने वादा कर दिया था कि मैं आपके यहाँ आके गाना गाऊंगी, और उसका कोई इंटेंशन नहीं था गाना गाने का, तो उस नेहा कक्कड़ ने धोखा किया. उसके बाद एनी अदर एक्ट फीटेड टू डिसीव, कोई भी आपने काम किया सामने वाले को धोखा देने के लिए. लास्टली, एनी एक्ट विच इज स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड एज फ्रॉडुलेंट. अगर लॉ किसी बात को फ्रॉड बोलता है और आपने वो काम किया, मतलब आपने सामने वाले के साथ फ्रॉड किया और आपने इन 5 में से कोई भी काम किया विद द इंटेंशन टू डिसीव, तो ये माना जाएगा आपने सामने वाले के साथ फ्रॉड करके उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया. तो वो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो हो जाएगा क्या? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल यानी जिसके साथ फ्रॉड हुआ वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी रख सकती है और वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी कर सकती है. उसके बाद हमने देखा था कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड. फ्रॉड के लिए जो हम झूठ बोल रहे हैं वो किसी ना किसी फैक्ट को लेके होना चाहिए, मेयर ओपिनियन नहीं होना चाहिए. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने एक बिल्डिंग बेच दी ये बोल के कि मस्त खिड़की से बहुत अच्छी हवा आती है, और अगर खिड़की से हवा नहीं आती है तो यहाँ मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, वो मेरा मेयर ओपिनियन था. दूसरा, इंटेंशन होना चाहिए मेरा सामने वाले को धोखा देने का, ये बात तो आपको पता ही है. तीसरा, कि मेरे झूठ बोलने से सामने वाले सच में उसमें बिलीव कर लिया, सामने वाले ने उस सच में उस झूठ में बिलीव कर दिया और अग्रीमेंट में एंटर कर लिया और उसके वजह से उसको लॉस हो गया, तो ही फ्रॉड माना जाता है. उसके बाद हमने देखा था कि मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड. अगर मैं चुप हूं, पर्ल वाला एग्जांपल, लेडी ने नकली पर्ल असली पर्ल समझ के खरीद लिया लेकिन शॉपकीपर ने झूठ नहीं बोला,
उसने तो कुछ नहीं बोला, तो उसने कोई फ्रॉड नहीं किया। मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन थे। फर्स्ट वाज व्हेन साइलेंट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, यानी जब सामने वाले की ड्यूटी बनती है बोलने की। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर वो पर्ल अपनी बेटी को बेच रहा है तो वहां भरोसे का रिलेशनशिप आ गया दोनों के बीच में, और अब उस शॉपकीपर की ड्यूटी बनती है उसको बताना कि नहीं, ये असली पर्ल नहीं, ये नकली पर्ल है। अब अगर वो चुप रहा तो हियर साइलेंस, इवन साइलेंस विल बी ट्रीटेड एज फ्रॉड। कल की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को बहुत डिटेल में समझाया। जिन लोग ने कल की क्लास की अटेंड नहीं किया है प्लीज कल वाला बैकअप देख ले, तो ये टॉपिक जो है जो हम रिवीजन कर रहे हैं वो अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा था और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ उबरी में फिडी या फिर उबरी में फाइट्स भी एक्सेप्शन है। उबरी में फाइट्स का मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ, विच इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट, भरोसे का रिलेशनशिप। यहां पर आपकी ड्यूटी बनती है सारी चीजें डिस्क्लोज करना। अगर आप चुप रहते हो तो योर मेयर साइलेंस विल बी ट्रीटेड एज फ्रॉड। जैसे कुछ इसके एग्जांपल थे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कंपनी प्रोस्पेक्टस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज और फैमिली सेटलमेंट्स। ये सारे केसेस में अगर आप चुप रहते हो, आपने कुछ नहीं बताया, तो आप माना जाएगा आपने फ्रॉड किया है। इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको सारी चीजें क्लियर कट सामने वाली पार्टी को बतानी पड़ती है, फुल एंड फाइनल डिस्क्लोजर करना होता है। और अगर आपने फ्रॉड किया तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेचारी पार्टी यानी अग्रीड पार्टी। उसके बाद हमने देखा था मिसरिप्रेजेंटेशन विच इज डिस्कस्ड इन सेक्शन 18। सेक्शन एकदम लाइन से है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। 13 कंसेंट, 14 फ्री कंसेंट, 15 कोर्शन, 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 यानी खतरा, खतरा यानी फ्रॉड, 18 मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन सेम होता है फ्रॉड के जैसे, बस अंतर ये होता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन में हमारा गलत इंटेंशन नहीं होता है। फ्रॉड यानी जानबूझ के धोखा, मिस रिप्रेजेंटेशन यानी गलती से धोखा, जानबूझ के नहीं किया मैंने, गलती हो गई। यहां पर इंटेंशन टू डिसीव नहीं था, मैं झूठ बोल रही हूं लेकिन मुझे भी नहीं पता कि मैं झूठ बोल रही हूं, मुझे भी लगा कि वो सच है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि मिस रिप्रेजेंटेशन यानी इनोसेंट रिप्रेजेंटेशन, अनइंटेंशनल, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, और इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। उसके बाद हमने देखा था मिस्टेक, यानी हमें कुछ समझने में गलती हो गई, देयर इज एररनेस बिलीफ, एरर, कुछ एरर हो गया, हमें कुछ समझने में गलती हो गई। अब या तो हमें फैक्ट समझने में गलती हो सकती है या तो हमें लॉ समझने में गलती हो सकती है। तो इफ दिस इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो ऐसा भी हो सकता है सिर्फ एक पार्टी को कुछ समझने में गलती हुई, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पार्टी को कुछ समझने में गलती हुई। तो अगर एक पार्टी को समझने में गलती हुई तो उसको हम बोलते हैं यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और इस केस में दिस कैन नॉट बी यूज्ड इन एज एक्सक्यूज, और ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड होता है। जैसे वो पर्ल वाला एग्जांपल, सिर्फ लेडी को समझने में मिस्टेक हुई थी कि असली पर्ल है कि नकली पर्ल है, शॉपकीपर की तो कोई गलती है नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होगा। दूसरा, अगर दोनों ही पार्टी को समझने में गलती हुई तो यहाँ तो कंसेंसस एंड आइडम ही नहीं है, मीटिंग ऑफ माइंड्स ही नहीं है, तो यहाँ कंसेंट ही नहीं है। तो इफ देर इज नो कंसेंट देयर कैन नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सो इट विल बी वॉइड एब इनिशियो, मतलब वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और ये कहां दिया हुआ है मैम, बाइलेटरल मिस्टेक के बारे में दिया हुआ है सेक्शन 20 में, यूनिलेटरल मिस्टेक के बारे में दिया हुआ है सेक्शन 22 में। अब आते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ के ऊपर। मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में दिया हुआ है सेक्शन 21 में। अब या तो हमें इंडियन का लॉ समझने में गलती हो सकती है या तो हमें फॉरेन लॉ समझने में गलती हो सकती है। लॉ बोलता है कि आप इंडियन लॉ को समझने में गलती नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बीइंग एन इंडियन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो एंड अंडरस्टैंड इंडियन लॉ। सो इफ यू आर इग्नोरिंग इंडियन लॉ दिस कैन नॉट बी यूज्ड इन एज एक्सक्यूज, आप इसको एज एन एक्सक्यूज यूज करके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकते। सो इफ यू हैव मिस्टेकन विद इंडियन लॉ देन कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वॉइड नहीं होगा, आप इसको एक्सक्यूज यूज नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होगा। और इसका एक लीगल टर्म था मैम, व्हाट इज द लीगल टर्म, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूट या फिर इग्नोरेंशिया लेजिस नेमिनम एग्जीक्यूट। इसका क्या मतलब होता है मैम, इसका मतलब ये होता है कि आप लॉ को इग्नोर करके उसको एज अ एक्सक्यूज यूज नहीं कर सकते कि नहीं नहीं हमसे तो गलती हो गई वॉइड कर दो, नहीं, यू कैन नॉट डू दैट। इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेज नो वन, नो वन, इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेज नो वन। सो लीगल टर्म ये आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। इग्नोरेशा, देखो नाम से समझ में आ रहा है, इग्नोरेशा मतलब इग्नोर, इग्नोरेंस ऑफ, ज्यूरिस यानी लॉ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ, नॉन एग्जीक्यूट मतलब एक्सक्यूजेस नो वन, आपको एक्सक्यूज नहीं मिलेगा इसका कोई। तो नाम से ही समझ में आ रहा है ये इजी है, ये वाला मैगजीन का मतलब समझना। सो इसीलिए अगर आप लॉ ऑफ लैंड यानी इंडियन लॉ को समझने में मिस्टेक करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड रहेगा। क्यों, क्योंकि आप इसको एज एक्सक्यूज यूज नहीं कर सकते। लॉ बोलता है कि बीइंग एन इंडियन यू शुड नो अबाउट इंडियन लॉ, इंडियन लॉ का मिस्टेक नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट इज अबाउट फॉरेन लॉ, फॉरेन लॉ को बारे में हमें कैसे पता रहेगा, तो इफ यू डोंट नो अबाउट फॉरेन लॉ तो इसको लॉ बोलता है हम एज अ बाइलेटरल मिस्टेक ट्रीट करेंगे। क्यों,
क्योंकि मेरे को क्या पता ना यूके में क्या लॉ होगा, चाइना में क्या लॉ होगा, यूएस में क्या लॉ होगा, हाउ वुड आई नो दैट? तो दिस इज अ जेन्युइन रीजन टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कि यार मुझे फॉरेन लॉ नहीं पता था, एंड जेन्युइन भी है, मुझे कैसे पता होगा फॉरेन लॉ? तो इन दिस केस अगर आपको फॉरेन लॉ को समझने में मिस्टेक हो गई तो इट विल बी ट्रीटेड एज बायलैटरल मिस्टेक एंड द कॉन्सिक्वेंस विल बी द अग्रीमेंट विल बी void ab initio. Void ab initio मींस void फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, void फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. सो दिस हमने रिविजन कर लिया, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था. उसके बाद अब हम लोग आज ही क्लास चालू करने वाले हैं. आई होप रिवीजन आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा. कल हमने डिटेल में पढ़ा था, आज भी हमने अच्छे से रिवीजन कर लिया. तो ये जो फ्री कॉन्सेंट वाला टॉपिक है, दिल दिमाग सब जगह बैठ गया होगा आप लोगों के. ओके तो अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. सो वी आर गोना स्टार्ट अवर टॉपिक लॉफुल ऑब्जेक्ट. आप लोग ने सेक्शन 10 में पढ़ा था. सेक्शन 10 में कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. और उसमें क्या था? ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए. तो उसमें से एक पॉइंट था कि आपका जो ऑब्जेक्ट है यानी आपका जो पर्पस है वो लॉफुल होना चाहिए. लॉफुल यानी लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए. और अगर आपका ऑब्जेक्ट यानी पर्पस, ऑब्जेक्ट यानी पर्पस लॉफुल नहीं हुआ तो, लॉफुल नहीं हुआ तो वो एग्रीमेंट हो जाएगा इलीगल और वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं. इट विल बी वॉइड एब इनिशियो, मतलब वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. सो अब मैम ठीक है, इतना तो समझ गए हम कि ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए. अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट लॉफुल है कि नहीं? तो लॉ ये बोलता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 23 ये बोलता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 23 ये बोलता है कि अगर ये 6 चीजों में से कोई आपका ऑब्जेक्ट है, कौन सा? 1 2 3 4 5, सॉरी 5, इन 5 में से आपका कोई पर्पस है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो अनलॉफुल माना जाएगा. मतलब एक ऑब्जेक्ट का लॉफुल होने के लिए ये पांचों नहीं होना चाहिए. तो देखो सेक्शन 23 में क्या लिखा है मैम? सेक्शन 23 में लिखा है कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इफ इट इज दिस. अगर ये 5 में से कोई भी केस हुआ तो ये माना जाएगा कि आपका ऑब्जेक्ट या आपका कंसिडरेशन अनलॉफुल था. और आपने कंसिडरेशन में भी पढ़ा था कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब अनलॉफुल नहीं होना चाहिए. तो अनलॉफुल कब नहीं माना जाएगा मैम? जब अगर वो फर्स्ट पॉइंट फोरबिडन बाय लॉ है. फोरबिडन बाय लॉ मतलब किसी ना किसी लॉ में उसको फोरबिड किया गया है, मना कर दिया गया है कि ये काम आप नहीं कर सकते. जैसे कि चोरी करना अलाउड है क्या? नहीं मैडम, इट इज फोरबिडन बाय लॉ. इंडियन लॉ मना करता है, आप किसी का चोरी नहीं कर सकते. आप गए किसी घर में, उसके गहने चोरी करके ले आए. राहुल गांधी घुस गया किसी के घर में और उसके गहने चोरी करके ले आया, तो उसने चोरी की, एंड दिस इज फोरबिडन बाय लॉ. फोरबिडन यानी मना है, लॉ में मना है, ये काम नहीं कर सकते आप. और अगर वो काम कर दिया आपने तो वो अनलॉफुल हो जाएगा, और अनलॉफुल हो गया तो इलीगल माना जाएगा, वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, तो चोरी करना, कोई ऐसा काम करना जो लॉ में मना है, तो ऐसा कोई भी आप काम करते हैं जो लॉ में फोरबिडन है तो उसको अनलॉफुल माना जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, इफ यू डिफीट एनी प्रोविजन ऑफ लॉ. डिफीट एनी प्रोविजन ऑफ लॉ यानी आपने कोई ऐसा काम कर दिया, उस काम के करने के वजह से किसी ना किसी एक्ट का नॉन कंप्लायंस हो गया, किसी ना किसी कानून का पर्पस डिफीट हो गया. जैसे मान के चलो इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट बोलता है कि जब आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हो तो उसके लिए आपको कच्चे में नहीं लेना है, पक्के में लेना है, यानी कि उसका बिल होना चाहिए, उसका प्रॉपर इनवॉइस होना चाहिए. और आपने क्या किया? आपने अपनी मस्त दुकान से बहुत सारे सामान बेच दिए लेकिन आपने बिल नहीं दिया, मतलब यहां आपने जीएसटी एक्ट का, इनकम टैक्स एक्ट का नॉन कंप्लायंस कर दिया. नॉन कंप्लायंस कर दिया यानी अब वो एक्ट का पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीएसटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि आपको इनवॉइस इशू करना है, बिल इशू करना है, आप कोई सामान बेचते हो तो, कोई गुड्स एंड सर्विस बेचते हो तो, और आपने नहीं दिया तो आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से किसी ना किसी कानून का, किसी ना किसी लॉ का पर्पस डिफीट हो गया. तो ये माना जाएगा कि आपने अनलॉफुल काम कर दिया और वो क्या हो जाएगा? लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा. तो इस केस में एग्रीमेंट हो जाएगा इलीगल एग्रीमेंट एंड वॉइड अब इनिशियो.
एक और एग्जांपल देते हैं। आपको पता है लिमिटेशन एक्ट में मैंने आपको बताया था, लिमिटेशन एक्ट एक टाइम प्रिस्क्राइब करता है कि आप अपने उधार को कब तक रिकवर कर सकते हो। मतलब मेरे को अगर अमिताभ बच्चन से 2 करोड़ लेने के हैं तो मैं उसको कब तक एनफोर्स करा सकती हूँ, कब तक मेरा राइट बनता है अमिताभ बच्चन से वो पैसे रिकवर करने का। एंड द जनरल लॉ इज 3 इयर्स। जनरल अगर कोई पैसा है तो उसके लिए जनरल लॉ इज 3 इयर्स। कुछ अलग अलग स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अलग अलग टाइम लिमिट है। जनरल टाइम लिमिट इज 3 इयर्स। सो अगर मैं 3 साल के अंदर अपना पैसा रिकवर नहीं करती हूँ तो मैं उसका राइट खो देती हूँ। अब 3 साल के बाद वो क्या हो जाएगा, वो टाइम बार्ड हो जाएगा। ये कौन बोलता है, ये लिमिटेशन एक्ट बोलता है। अब मान के चलो कि मैंने क्या किया, मैंने अंजलि से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अंजलि क्या तुम मुझे उधार दोगी 10,000 रुपए। अंजलि ने बोला हाँ मैम ले लो। तो अंजलि ने मुझे 10,000 रुपए उधार दे दिया और मैंने अंजलि को बोला कि अंजलि भले ही ये टाइम बार्ड हो जाए, मतलब भले ही ये 3 साल पूरे हो जाए, लेकिन फिर भी मैं तुमको, तुम जब भी आओगी 4 साल बाद 5 साल बाद, मैं तुमको तुम्हारे पैसे दे दूंगी। हम लॉ ऑफ लिमिटेशन को फॉलो करेंगे ही नहीं। लॉ ऑफ लिमिटेशन भाड़ में जाए, वो कुछ भी बोले। तुम 3 साल बाद के बाद भी आओगी, तुम 4 साल बाद आओगी, 5 साल बाद आओगी, मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगी। तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसमें हम एक एक्ट को, किसी कानून को डिफीट कर रहे हैं, किसी कानून के पर्पस को डिफीट कर रहे हैं। यहां हमने लिमिटेशन एक्ट का वायलेशन कर दिया, नॉन कंप्लायंस कर दिया। तो ऐसा कोई काम करते हो आप जो किसी ना किसी लॉ के प्रोविजन को डिफीट करे तो वो अनलॉफुल माना जाता है, और अनलॉफुल माना जाता है तो इट इज इलीगल, इट इज नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट, इट इज अ void ab initio. Next point is, if you do any act which is fraudulent, आपने किसी के साथ फ्रॉड कर दिया। फ्रॉड वाला पॉइंट हमने ऊपर भी देखा था। तो आपने किसी के साथ धोखा कर दिया तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट लीगल। अगर आपने किसी किसी को धोखा देने के पर्पज से कोई एग्रीमेंट किया तो ये माना जाएगा आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है और वो एग्रीमेंट हो जाएगा void ab initio. नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से इंजरी हो रही है टू एनी पर्सन और एनी प्रॉपर्टी। राहुल गांधी ने एक गुंडे को सुपारी दे दी कि जा मोदी को टपका के आ जा। राहुल गांधी ने एक गुंडे को सुपारी दे दी कि जा मोदी को टपका के आ जा। तो क्या राहुल गांधी और उस गुंडे के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राहुल गांधी ने बोला मोदी को टपका, बदले में तेरे को एक पेटी दे दूंगा। तो क्या ये जो एग्रीमेंट हुआ राहुल गांधी और गुंडे के बीच में, क्या ये वैलिड एग्रीमेंट है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इससे किसी पर्सन की डेथ हो रही है, किसी पर्सन को इंजरी हो रही है। तो ये तो सरासर इलीगल है, ये तो सरासर अनलॉफुल है। दिस इज नॉट अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? पर्पस क्या है? मर्डर करना। तो दिस इज नॉट अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, इंजरी टू एनी प्रॉपर्टी। इंजरी टू एनी प्रॉपर्टी, मोदी जी ने सुपारी दे दी क्या कि जा राहुल गांधी का घर जला के आ जा। तो यहाँ मोदी जी ने सुपारी दे दी जा राहुल गांधी का घर जला के आ जा। तो यहाँ क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या है? राहुल गांधी का घर जलाना। तो किसी की प्रॉपर्टी, राहुल गांधी का घर उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी हो रही है, हम उसका घर जला रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो अनलॉफुल। अगर आप कोई ऐसा काम करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, अगर आप कोई ऐसा काम करने का एग्रीमेंट करते हो जिससे किसी पर्सन को, यानी किसी इंसान को या किसी के प्रॉपर्टी को इंजरी होती है, डैमेज होता है, तो उस केस में इट विल बी कंसिडर्ड एज अनलॉफुल, and that is why it will be illegal and void ab initio. Next point is, madam, if it is immoral or opposed to public policy. अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो या तो इमोरल है या तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है तो उसको मान लिया जाएगा कि आपने अनलॉफुल काम किया। अब एग्जाम्पल दे दो मैम, एग्जाम्पल दे दे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो ये कौन है? अभिषेक बच्चन। ये कौन है? ऐश्वर्या बच्चन। ऐश्वर्या बच्चन जी। ऐश, शॉर्ट में बोलते हैं ऐश। ठीक है, अब मान के चलो यहां पास आ रहे हैं हमारे, कौन आ रहे हैं? कोई गैस कर सकता है? सलमान खान। बिल्कुल सही शुभम, वेरी गुड।
ये कौन है हमारे सल्लू भाई, ठीक है। तो ये हमारे सल्लू भाई आए, किसके पास आए, सल्लू भाई आए ऐश के पास, और सल्लू भाई ने ऐश को बोला कि ऐश तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो। इसका पति कौन है, अभिषेक बच्चन। सल्लू भाई ने ऐश को बोला कि तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो, बदले में मैं तुमको 2 करोड़ रुपए दूंगा, बदले में जो भी कंसिडरेशन दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज को लेके हो रहा है कि तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो। तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड होगा, जो सल्लू भाई और जो ऐश के बीच में जो एग्रीमेंट नहीं। हुआ, नहीं होगा। वो क्या एग्रीमेंट वो वैलिड होगा, द आंसर इज नो, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दिस इज इमोरल। इमोरल मतलब ऐसा काम जो मोरली एथिकली सही नहीं है। क्या किसी को बोलना कि तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो, ये एक मोरली सही काम है, द आंसर इज नो, दिस इज इमोरल। तो अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो इमोरल है तो उसको अनलॉफुल माना जाएगा, इलीगल हो जाएगा भैया, वो इलीगल एग्रीमेंट हो जाएगा और वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर लॉफुल ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो एक वॉलिड कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, तो वो हो जाएगा वॉइड एब इनिशियो। तो आप समझ गए हैं कि इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए। अगर आपका पर्पस इमोरल हुआ, जैसे कि किसी को डिवोर्स करने बोलना, ये मोरली सही काम नहीं है, ये इमोरल काम है। तो अगर आप कोई इमोरल काम करने बोलते हो तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो, अनलॉफुल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हो जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है तो उसको अनलॉफुल माना जाएगा। अब मैम व्हाट डू यू मीन बाय अपोज टू पब्लिक पॉलिसी? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एक बहुत ही वाइडर टर्म है, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, बट आपके बुक में कुछ 3-4 पॉइंट्स ही दिए हुए हैं, मैंने इनफैक्ट 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा डाला है। बट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी इज अ वेरी वाइडर टर्म, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में क्या क्या आ जाएगा क्या क्या नहीं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। बट एक मैं आपको जनरल बात बताना चाहती हूँ कि ये आपको एक लिस्ट बनाई है मैंने कि दिस आर द एग्रीमेंट विच आर डीम टू बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये एक मैंने लिस्ट बनाई है, अगर आप ये सारे काम करते हो तो ये माना जाएगा कि ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और इसीलिए ये अनलॉफुल है, इलीगल है। और ये कौन डिसाइड करता है मैम? ये मोस्टली कोर्ट डिसाइड करती है। तो कोर्ट के जितने भी पास्ट केसेस है ना, उसके बेसिस पे ये डिसाइड हुआ है कि ऐसे कौन कौन से मैटर्स हैं जिनको अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। अब एक एक करके देखते हैं। अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी में क्या क्या आ जाएगा मैम? अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी में सबसे पहले आ जाएगा अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स। पेरेंटल राइट्स यानी माँ बाप का अधिकार, पेरेंटल राइट्स। अब मान के चलो कि ऐश और अभिषेक बच्चन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, या फिर किसी और का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे तैमूर भैया का एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो ये है हमारी करीना कपूर और ये है हमारे सैफ अली खान, और इन लोगों का एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है तैमूर, ठीक है, तैमूर खान है इसका नाम। अब ये लोग ने क्या किया, कोई एक बाहर से पार्टी आया, इसका नाम है अंबानी, मान के चलो अंबानी ने बोला कि आप अपने बच्चे की कस्टडी हमें दे दो, आप अपना बच्चा हमें सौंप दो, तो बदले में मैं तुमको 500 करोड़ रुपए दूंगा तैमूर के बदले, तैमूर मुझे बहुत पसंद आ गया, मुझे दे दो। तो ये लोग ने क्या किया, ये लोग ने अपने तैमूर की कस्टडी अंबानी को सौंप दी, बदले में 500 करोड़ ले लिया। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? द आंसर इज नो। अब अगर मान के चलो बाद में सैफ अली खान और करीना को अपना बेटा वापस चाहिए, तो क्या वो लोग ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं अग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि एक माइनर बच्चा, माइनर यानी 18 साल से छोटा बच्चा, एक छोटे बच्चे का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अधिकार होता है उसके रियल पेरेंट्स का, तो उनका अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ ये लॉफुल नहीं होगा, ये अनलॉफुल माना जाएगा, और जो तैमूर है उसको ये लोग वापस ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनका पेरेंटल राइट है। तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है जिससे किसी पेरेंट को उनके पेरेंटल राइट से रेस्ट्रिक्ट किया जाए तो वो कोई वैलिड एग्रीमेंट नहीं होता है। मुकेश अंबानी इन दोनों के माइनर बच्चे यानी छोटे से 18 साल से छोटे बच्चे की कस्टडी ऐसे नहीं ले सकता, this will be considered as illegal, unlawful। तो अब this will be considered as opposed to public policy। तो opposed to public policy में पहला पॉइंट आ जाएगा agreement in restraint। restraint यानी restrict करना, रोकना।
अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, अग्रीमेंट टू डिप्राइव एनी पेरेंट ऑफ द कस्टडी ऑफ हिज माइनर चाइल्ड। अगर मुकेश अंबानी बोलता है किसको, करीना कपूर और सैफ अली खान को, कि आप अपने बच्चे की कस्टडी मुझे दे दो, आप अपने बच्चे की कस्टडी मत रखो, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, ये एग्रीमेंट वॉइड होगा, इसको अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। दूसरा पॉइंट है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल फ्रीडम। अगर आप किसी से, किसी इंसान की उसकी पर्सनल फ्रीडम यानी सांस लेने की, जो मन चाहे वो काम करने की, जहां मन चाहे रहने की, अगर आप किसी को बोलते हो ना कि मान के चलो अगर कपिल शर्मा डॉक्टर मशहूर गुलाटी को बोलता है कि एक काम करो, आप जिंदगी भर अपने रूम में जाके बंद हो जाओ, ना उस रूम से कभी बाहर निकलोगे, ना कहीं जाओगे, जिंदगी भर आपको उस रूम के अंदर बंद रहना है, बदले में मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा, तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? द आंसर इज नो, दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप किसी को कहीं आने जाने से रोको, आप किसी को ऐसे बंद नहीं कर सकते कि तुम इस रूम से बाहर नहीं निकल सकते, उसकी फ्रीडम है भैया, उसकी पर्सनल लिबर्टी है। तो अगर आप किसी को उसकी पर्सनल फ्रीडम से रोकने का अग्रीमेंट करते हो तो उसको अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा, एंड दैट विल बी इलीगल एंड वाइड एब इनिशियो। लाइक साड़ी वाला केस अभी जो चालू है दिल्ली का। साड़ी वाला कौन सा? वो रेस्टोरेंट में वो आंटी जाती है ना साड़ी डाल के, उसको बाहर निकल देता है। मैंने नहीं देखा है केस, मुझे देखती हूं मैं, ठीक है। आई हैवंट रेड अबाउट दैट केस, ओके, ठीक है, उसको मैं देख लूंगी, फिर कल डिस्कस करेंगे। तो ये बात हो गई कि अगर आप किसी को उसकी पर्सनल फ्रीडम से रोकते हो तो ये माना जाएगा कि वो क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, अनलॉफुल है। इसका एक और एग्जांपल, दे दनादन देखिए आप लोग सबने, दे दनादन मूवी? यस मैम। हाँ मैम। सबने देखी है दे दनादन? उसमें उसमें जो अक्षय कुमार रहता है, वो उस चुड़ैल का, कौन सी चुड़ैल, क्या नाम है उसका, अर्चना, उसका बॉन्डेड लेबर रहता है। बॉन्डेड लेबर यानी, अर्चना का मूवी में क्या नाम रहता है मुझे नहीं पता उसको। मतलब उसका फैमिली से आया हुआ। हाँ, देखो क्या होता है, जब आप किसी के बॉन्डेड लेबर बन जाते हो, मतलब या तो आपका या तो आपके पूर्वजों का, यानी आपके एंसेस्टर्स का कोई लोन लिया हुआ रहता है और वो लोन आप चुका नहीं पाते हो, आपके पास उतने पैसे नहीं रहते आप लोन चुकाने के, तो आप अपने आप को उसका आजीवन लेबर बना लेते हो कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा काम करूंगा, तुम जो बोलोगे वो करूंगा, उसको बोलते हैं बॉन्डेड लेबर। तुम जैसे बोलोगे वैसे करूंगा, मतलब अपना पूरा जीवन उनके उनके ऊपर सौंप देते हैं कि आपका हम स्लेव बन के रहेंगे, आपके स्लेव बन के रहेंगे, आपके, उसको बोलते हैं बॉन्डेड लेबर। और बॉन्डेड लेबर बना, किसी को बॉन्डेड लेबर बनाना मतलब उसकी पर्सनल फ्रीडम को हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसकी पर्सनल फ्रीडम को हार्म कर रहे हैं। तो अगर हम किसी को बॉन्डेड लेबर बनाते हैं तो ये इंडिया में लॉफुल नहीं है, लीगल नहीं है, आप नहीं कर सकते, दिस इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो वो जो दे दनादन में वो जो चुड़ैल थी, क्या नाम था उसका, अर्चना वो क्या, उसको उसको अक्षय कुमार को अपना बॉन्डेड लेबर बना के रखती है, सारे काम करवाती है उससे, उसके पास कोई पर्सनल फ्रीडम नहीं रहती है, वो उस अर्चना का ही नौकर रहता है, जो वो बोलती है वो करता है। तो ये एक्चुअल में रियल लाइफ में दिस इज नॉट अलाउड, आप किसी को अपना बॉन्डेड लेबर बना ही नहीं सकते, आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस हो जाएगा, दिस इज इलीगल, दिस इज अनलॉफुल, दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्योंकि आप किसी की पर्सनल फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, right? So any agreement which is in restraint of personal freedom, then it will be considered as opposed to public policy. Next point is agreement in restraint of trade. अगर आप किसी को धंधा करने से मना कर रहे हो, कोई जॉब करने से, धंधा करने से, कोई बिजनेस करने से मना कर रहे हो, क्या आप किसी को कर सकते हो? नहीं। क्या मुझे कोई पढ़ाने से मना कर सकता है? नहीं भैया, मेरा काम है, मैं पढ़ाऊंगी, क्या मुझे कोई रोक सकता है? द आंसर इज नो। क्या मेरे को कोई बिजनेस करना है, क्या मुझे कोई बिजनेस करने से रोक सकता है? द आंसर इज नो। अब मान के चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एक है हमारे शर्मा जी और एक है हमारे वर्मा जी, दोनों एकदम ना कॉम्पिटिटर हैं, बाजू बाजू में दोनों की ना बड़ी सी क्या है, मेडिसिन की शॉप है, एक बड़ी सी मेडिसिन की शॉप है। और यहां क्या हो रहा है कि दोनों एकदम पक्के कॉम्पिटिटर हैं, दोनों एकदम एक दूसरे से बढ़िया कंपटीशन करते हैं। अब क्या हुआ, वर्मा जी ने शर्मा जी को बोला कि शर्मा जी, आपके वजह से ना मेरे ग्राहक कम हो रहे हैं, मेरे आधे ग्राहक आपके यहाँ चल जा रहे हैं, आप एक काम करो, अपनी दुकान बंद कर दो,
मत करो अपना ये वाला बिजनेस, अपनी दुकान बंद कर दो और बदले में ना मैं आपको 2 पेटी, पेटी यानी पैसा, 2 पेटी दूंगा, ठीक है? तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड होगा? अब मान के चलो अगर वर्मा जी ने शर्मा जी को 2 पेटी दे दिया कि तू अपनी दुकान बंद कर ले, आज से यहां दिखना नहीं चाहिए, तेरी दुकान यहां दिखनी नहीं चाहिए, उनको उनका धंधा करने से रोक दिया, मना कर दिया। और अब शर्मा जी ने क्या किया? शर्मा जी ने अपना बिजनेस बंद नहीं किया, 2 पेटी भी खाली और बिजनेस भी, धंधा भी बंद नहीं किया, मस्त दुकान इनकी चल रही है। तो क्या अब वर्मा जी इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हैं? क्या कोर्ट में वर्मा जी नहीं केस कर सकते हैं कि हमने No, अग्रीमेंट किया ma'am. था? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आप किसी को उसका ट्रेड करने से, उसका बिजनेस करने से नहीं रोक सकते, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। इसको आप कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते। अगर वर्मा जी कोर्ट में जाएंगे ना, कोर्ट को बोलेंगे ना कि कोर्ट मैंने इसके साथ एग्रीमेंट किया था, इसने 2 पेटी भी खा लिया, धंधा भी बंद नहीं किया, तो कोर्ट इसको बुलाएगी वर्मा जी को, इधर आ, और एक कान के नीचे देगी और बोलेगी तूने जो एग्रीमेंट किया है ना वो अनलॉफुल है, वॉइड है, गलत किया, तूने गलत किया, तेरी गलती, तूने क्यों दिया पैसा, अब तेरे पैसे तेरे को वापस नहीं मिलेंगे। समझ में आया सबको? I hope. तो agreement in restraint of trade is a void ab initio. It is opposed to public policy. इसका example है an agreement restricting any person to exercise any trade or profession. आप किसी को किसी का धंधा करने से, ट्रेड करने से, बिजनेस करने से, प्रोफेशन करने से नहीं रोक सकते। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। सल्लू भाई ने कैटरीना को बोला कि तू किसी और से शादी नहीं करेगी। क्या सल्लू भाई ऐसा बोल सकते हैं? द आंसर इज नो। आप किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते, उसकी मर्जी है उसको किससे शादी करनी है। कैटरीना कैफ की मर्जी है उसको विकी कौशल से शादी करनी है कि किससे शादी करनी है, सल्लू भाई नहीं रोक सकते उसको। तो यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट एनीबडी फ्रॉम डूइंग मैरिज। दैट agreement will be opposed to public policy and hence void ab initio. ठीक है? तो एन एग्रीमेंट नॉट टू मैरी एट ऑल, कि तुम किसी से शादी नहीं करोगी, या फिर नॉट टू मैरी अ पर्टिकुलर पर्सन, तुम विकी कौशल से शादी नहीं करोगी, तो ये जो एग्रीमेंट होता है ये वॉइड अब इनिशियो है। दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आप किसी को शादी करने से रोक नहीं, मतलब मना नहीं कर सकते शादी करने से, ठीक है? नेक्स्ट इज मैरिज और ब्रोकरेज अग्रीमेंट्स। मैरिज और ब्रोकरेज अग्रीमेंट्स क्या होता है मैम? मैरिज और ब्रोकरेज अग्रीमेंट्स ऐसा होता है कि आप किसी 2 पर्सन की शादी कराने के लिए, मिलाने के लिए कमीशन ले रहे हो। जैसे वो एक मूवी थी ना, अजब प्रेम की गजब कहानी। मैम आप घूम फिर के मूवी में आ जाते हो, ठीक है? एक मूवी थी अजब प्रेम की गजब कहानी, उसमें जो रणवीर कपूर था वो 2 पार्टी को मिलाने का काम करता था। वो लोग कुली नंबर 1, कुली नंबर 1, कुली नंबर 1 में भी ऐसा होता था क्या? जो अजब प्रेम की गजब कहानी में वो 2 प्रेमियों को मिलाने का काम करता था, ठीक है? तो अगर वो 2 प्रेमियों को मिलाने के लिए कुछ कमीशन लेने लग गए, तो मैंने तुम दोनों की शादी कराई, चलो कमीशन दो, वो क्या वैलिड एग्रीमेंट होगा? द आंसर इज नो। जैसे जो ये सब होते हैं शादी.com, अगर कोई जो ब्रोकर्स लोग होते हैं जो हस्बैंड वाइफ को मिलाते हैं, शादी कराते हैं, उसमें जो कमीशन रहता है दैट इज नॉट एक्चुअली वैलिड, राइट? तो अगर आपको मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट्स कोई कर रहे हो, आप किसी की शादी कराने के लिए कुछ कमीशन ले रहे हो, इनफैक्ट शादी करने का, यानी कि जैसे जो पंडित लोग होते हैं ना, पंडित लोगों को शादी कराने का पैसा मिलता है ना, तो वो एक्चुअल में दैट इज नॉट वैलिड, दैट इज वॉइड एब इनिशियो। तो आप मान के चलो किसी पंडित ने, इसीलिए पंडित लोग होशियार रहते हैं, पंडित लोग एडवांस में पैसा ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है एक बार शादी हो गई और पैसा मिला नहीं उनको, तो कोर्ट में केस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोर्ट बोलेगा ये तो वॉइड एब इनिशियो है। इसलिए पंडित जी लोग क्या करते हैं? एडवांस में पैसा ले लेते हैं। सर पहले से पैसा दे दो, उसके बाद ही हम मंत्र फूकेंगे आपकी शादी का, वरना नहीं फूकेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप किसी की शादी कराने के लिए कोई ब्रोकरेज यानी जो किसी को मिलाने के लिए जो आप बीच का पैसा चार्ज करते हो उसको बोलते हैं ब्रोकरेज। तो अगर आप कोई ब्रोकरेज चार्ज करते हो तो उसको बोला जाता है वॉइड एब इनिशियो, उसको बोला जाता है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सो एन एग्रीमेंट टू पे मनी टू अ पर्सन हायर्ड टू प्रोक्योर अ वाइफ। अगर आपने किसी बंदे को बोला कि यार मेरे लिए बीवी ढूंढ दे, बदले में तेरे को कमीशन दे दूंगा, और उसने आपके लिए बीवी ढूंढ ली, अब आप उसको कमीशन देने के लिए लायबल नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। दिस इज वॉइड एब इनिशियो। नेक्स्ट अग्रीमेंट ऑफ डाउरी। डाउरी यानी दहेज। इट इज नॉट लीगल, इट इज नॉट लॉफुल, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। लॉ मना करता है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है डाउरी लेना।
मतलब मान के चलो दो पति पत्नी के बीच में एग्रीमेंट हो गया, लड़की वालों ने बोला हम इतना डाउरी दे देंगे और शादी हो गई। अब मान के चलो लड़की वालों ने डाउरी नहीं दी, डाउरी यानी दहेज, अब लड़की वालों ने दहेज नहीं दिया, तो क्या लड़के वाले कोर्ट में केस कर सकते हैं कि इसने कॉन्ट्रैक्ट, इसने अग्रीमेंट किया था कि डाउरी देगा और नहीं दिया? क्या लड़के वाले कोर्ट में केस कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि डाउरी देना इज नॉट अ लीगल एग्रीमेंट, इट इज नॉट a valid agreement, it is opposed to public policy and hence it is void ab initio, void ab initio, इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है, राइट? ओके, तो ये हो गया आपका मैरिज और ब्रोकरेज अग्रीमेंट्स एंड अग्रीमेंट टू पे मनी टू अ पर्सन, ये तो हो गया था एग्रीमेंट ऑफ डाउरी। आप किसी को शादी के लिए डाउरी दे रहे हो या किसी शादी के लिए किसी को कमीशन या ब्रोकरेज दे रहे हो, तो दैट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। लास्ट पॉइंट इज एग्रीमेंट ऑफ ब्राइबरी और ट्रैफिक इन पब्लिक प्लेसेस। व्हाट डू यू मीन बाय ब्राइबरी? ब्राइब मतलब एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय ब्राइब? दुल्हन, रिश्वत। दैट्स ब्राइड। रिश्वत, जी आशीष, बिल्कुल आप बहुत अच्छे से जानते हैं। रिश्वत, रिश्वत जो घूसखोरी होती है ना, जैसे मान के चलो आपके अगेंस्ट क्या चल रहा है, कुछ पार्टी को आपने, किसी पॉलिटिकल पार्टी को केस, चुपके से अपना काम कराने के लिए कमीशन दे दिया, ये वाला काम करा देना मेरा, घूस दे दिया, रिश्वत, दैट इज इलीगल, दैट इज वॉइड, दैट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आप अगर किसी को ब्राइब देते हो और बदले में कुछ काम कराने बोलते हो तो ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड हेंस दिस इज वॉइड एब इनिशियो। और ब्राइबरी को हम क्या बोलते हैं? ट्रैफिक इन पब्लिक प्लेसेस, राइट? सो अगर पब्लिक प्लेसेस यानी पब्लिक ऑफिसेस यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को आप ब्राइब देते हो, घूसखोरी करते हो, तो दैट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो ये सारा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में आ जाएगा। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में अगर आप ये सारे कोई काम करते हो, इफ यू डू एनी अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स, इन रेस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल फ्रीडम, इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, agreement of bribery, marriage brokerage agreements, all these are considered as opposed to public policy and hence they are unlawful and they are void ab initio, मतलब void from the very beginning. I hope everybody is crystal clear with this topic. देखो मैंने बोला है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, इसका ये कॉन्सिक्वेंस होता है कि वो अग्रीमेंट बन जाता है इलीगल यानी अनलॉफुल, अनलॉफुल यानी इलीगल, और इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड एब इनिशियो, और वॉइड एब इनिशियो यानी वॉइड एग्रीमेंट। So we are done with this topic. हाँ जी बोलिए अंजलि। मैम सेकंड पॉइंट एक बार बता दीजिए, प्रोविजन ऑफ लॉ वाला, डिफीट। डिफीट यानी प्रोविजन ऑफ लॉ, मतलब आप अगर कोई ऐसा काम करते हो जिससे किसी लॉ का पर्पस डिफीट हो जाता है, मतलब आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे कोई कानून का उल्लंघन हो गया, किसी लॉ को आपने उल्लंघन कर दिया, किसी लॉ का नॉन कंप्लायंस कर दिया। जैसे जीएसटी एक्ट बोलता है कि अगर आप कोई भी गुड्स एंड सर्विस सेल्स करते हो तो आपको बिल देना है, बिना बिल के आप नहीं दे सकते, और आपने कोई कच्चे में माल बेच दिया यानी कि बिल नहीं दिया तो वो रिकॉर्ड में नहीं आया, वो मतलब आपने इलीगल काम कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जीएसटी एक्ट को आपने डिफीट कर दिया, जीएसटी एक्ट का उल्लंघन कर दिया, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा और इलीगल हो जाएगा। ओके मैम, ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह का हो सकता है, तो इट इज डिवाइडेड ऑन 4 बेसिस। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, क्रिएट कैसे हो रहा है उसके बेसिस पे 4 तरह के बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड। और एक बात बताऊं मैडम, जो मेरे बच्चे हैं जो पहले की सारी क्लासेस अटेंड किया उनको एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का मतलब अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो हम आज की क्लास में देखेंगे, और ई कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद वैलिडिटी के बेसिस पे होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट। इन सब का बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझ गया होगा, लेकिन एक बार और डिटेल में देख लेंगे। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस 2 तरह के होते हैं, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी, और उसके बाद ऑब्लिगेशन के बेसिस पे होता है यूनिलेटरल और बायलेटरल। एक एक करके हम सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब जब आप ऑफर और एक्सेप्टेंस
वर्ड का यूज करके करते हो, एक्सप्रेस करते हो वर्ड्स का यूज करके। मैंने बोल करके पायल को ऑफर दिया, क्या तुम मुझसे एग्जीक्यूटिव पढ़ाई करोगी? तो यहाँ क्या हुआ, एक्सप्रेस ऑफर, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज जब आप बोलते नहीं हो, ना कुछ लिखते हो, आपने वर्ड्स का यूज नहीं किया, बस आपके एक्शन से समझ गया कि आपने ऑफर दिया और एक्शन से समझ गया सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्टेंस दे दी, तो वो होता है इंप्लाइड ऑफर, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, और उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक और नाम है टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपको एग्जाम में टेसिट कॉन्ट्रैक्ट आता है तो ऐसे एलियन तरह मत देखना, समझ जाना टेसिट मतलब इंप्लाइड। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक और नामकरण किया गया है विच इज टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट मींस इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल मैम, एग्जांपल बस आके बस स्टॉप पे खड़ी हो गई, उसने क्या बोला, कुछ नहीं, तो इसका मतलब बस ने इंप्लाइड ऑफर दे दिया और आपने कुछ बोला नहीं, बस आप ऐसे बस में चढ़ के बैठ गए, तो आपके एक्शन से समझ में आ गया कि बस का ऑफर आपको एक्सेप्ट है। तो यहाँ इंप्लाइड ऑफर और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस था, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाएगा, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ दोनों पार्टी ने कुछ बोला ही नहीं लेकिन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये दीदी जो चढ़ रही है, ये दीदी और भैया, इनको पैसा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, पैसा क्यों दूं, ऐसा नहीं बोल सकते आप। ठीक है, नेक्स्ट इज एक एग्जांपल, एटीएम वहां है, वो इंप्लाइड ऑफर है, आपने जाके कार्ड स्वाइप करके एटीएम से पैसा निकाल लिया तो वो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस हो जाएगा। और दिस इज नोन एज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जब आपके कंडक्ट, आपके जेस्चर से, आपके कंडक्ट से, आपके एक्शन से समझ जाता है कि ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, तो दैट इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आप वर्ड्स का यूज नहीं करते हो वेदर ओरल और रिटन। और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक और नाम है टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। और एक्सप्रेस और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहां दिया हुआ है मैम, इसके बारे में दिया हुआ है सेक्शन नंबर 9 में। वी आर डन विद दिस। नेक्स्ट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके लिए हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ओके, अब हम एक एग्जांपल देती हूं मैं। मान के चलो ये लेडीज जा रही थी, ये लेडीज रोड से चल के जा रही थी, इनका क्या नाम है, इनका नाम है बबीता जी। ठीक है, ये लेडीज बबीता जी चल चल के जा रही थी और इनके पीछे ये आ रहे थे भैया जेठालाल। जेठा जी, जेठालाल, इनके पीछे ये आ रहे थे जेठालाल। अब क्या हुआ, बबीता जी जब रोड से जा रही थी तो उनके हाथ में एक पर्स था जिसमें बहुत सारे पैसे थे। ठीक है, बबीता जी के हाथ में बहुत सारा पर्स था और बबीता जी एकदम ऐसे अंधाधुंध जा रही थी, गलती से उनके हाथ से पर्स छूट गया, उनको पता तक नहीं चला और वो पर्स गिर गया रास्ते में और वो अपने घर पहुंच गई। उनके पीछे जेठा जी थे। जेठा जी ने देख लिया कि अरे इसका तो पर्स गिर गया, तो जेठा जी ने जाकर के जो उनका पर्स गिरा था उसको उठा लिया। अब मेरे को बताओ, जेठा जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं कि उस पर्स को सही सलामत उसके ओनर के पास पहुंचा दे, यानी कि बबीता जी के पास पहुंचा दे, बनती है, बनती है। तो यहां क्या हो गया, लॉ बोलता है कि कुछ कुछ केसेस में हम दो पार्टी के कुछ राइट्स और ऑब्लिगेशंस बना देते हैं अब अचानक अपने आप ऑटोमेटिकली। यहां पर जेठा जी का ऑब्लिगेशन बन गया कि वो उस पर्स को बबीता जी तक सही सलामत पहुंचा के आए, और बबीता जी को ये अधिकार है कि अगर उनका कोई सामान किसी के पास छूट गया या किसी के पास घूम गया और किसी को मिल गया तो वो उसको सही सलामत लाके दे। तो यहां पर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेकिन क्या कोई ऑफर हुआ, कोई एक्सेप्टेंस हुआ? नहीं मैडम, कोई ऑफर नहीं हुआ, कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, यहां तो कुछ है ही नहीं। यहां तो बस लॉ बोलता है कि अगर आपके पास किसी और का सामान छूट जाता है और आपको मिल गया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका सामान सही सलामत उसके ओनर को पहुंचा के आओ। तो यहां लॉ बोलता है कि बन गया इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, जेठा जी और बबीता जी के बीच में हो गया कॉन्ट्रैक्ट। भले ही बबीता जी ने कोई ऑफर नहीं दिया, जेठा जी ने कोई एक्सेप्टेंस नहीं दिया। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्चुअल में इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल में इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के जैसा दिखता है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स आर सच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ बना देता है, लॉ कई सारे सिचुएशन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस बना देता है, भले ही कोई ऑफर नहीं हुआ हो, भले ही कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुआ हो। इसको हम बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट।
क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के ऊपर। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का बस इतना मतलब है कि किसी का नुकसान करके आप अपना फायदा नहीं कर सकते। वो पर्स किसका है? बबीता जी का है, उसमें उनका कार्ड होगा, उसमें उनके आईडी कार्ड्स होंगे, बैंक का डेबिट कार्ड होगा, उसमें उनका पैसा होगा, तो वो बबीता जी का है। जेठा जी उसको अपने पास नहीं रख सकते, उससे क्या हो जाएगा? अनजस्ट हो जाएगा, अनजस्टिस। क्यों? क्योंकि बबीता जी का नुकसान हो जाएगा और जेठा जी का अननेसेसरी एडवांटेज हो जाएगा, अनफेयर एडवांटेज। लॉ ये बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ये बोलता है कि किसी का नुकसान करके आप अपना फायदा नहीं कर सकते, किसी का नुकसान करके आप अपना फायदा नहीं कर सकते, किसी के साथ गलत करके अपना फायदा नहीं कर सकते। और इसीलिए लॉ इस तरह के सिचुएशन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देता है। लॉ ही इस कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कर देता है, भले पार्टीज ने क्रिएट नहीं किया है, भले पार्टीज ने कोई ऑफर नहीं दिया, कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। इसे हम बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। सो एक कंसेप्ट समझ गए हैं आप क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का? व्हाट डू यू मीन बाय क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट? तो देखो, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ मार्क डाउन किए हैं। वन इज कि दिस इज नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट। असली में ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, देखा जाए तो ये रियल कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ना ऑफर हुआ है, ना एक्सेप्टेंस हुआ है, ना कंसिडरेशन है। सेक्शन 10 में जो जो एसेंशियल एलिमेंट्स बोले थे कोई है ही नहीं, लेकिन इट रिजेंबल्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। रिजेंबल्स यानी लुक्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, इट रिजेंबल्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की तरह दिखता है लेकिन है नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज नॉट मेड बाय पार्टीज। प्रोमिसर प्रोमिस ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते हैं, इट इज नॉट मेड बाय पार्टी। तो कौन बनाता है भैया? लॉ बनाता है, कानून बनाता है। सो इसीलिए क्योंकि पार्टीज नहीं बनाते हैं तो देयर इज सॉरी क्योंकि पार्टीज नहीं बनाते हैं तो देयर इज नो ऑफर, नो एक्सेप्टेंस, नो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सेक्शन 10 के एक भी एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी लॉ कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। सो यहाँ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मतलब किसी का नुकसान करके आप अपना फायदा नहीं कर सकते। और इसके लिए एक लैंग्वेज यूज की गई है कि nobody can enrich themselves at the cost of other। अपना फायदा नहीं कर सकते किसी और का नुकसान करके, मतलब nobody should enrich themselves at the cost of other। I hope everybody is crystal clear। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि sometimes law creates legal rights and obligations or party when there is no contract। भले ही एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन लॉ कुछ लीगल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट कर देता है। तो ये जो है ये लॉ क्रिएट करता है based on the principle of equity। Next is ma'am, principle of equity state that nobody should be allowed to enrich himself at the cost of other। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एग्जाम्पल दे दो मैडम, जैसे law imposes obligation on the finder of lost goods to return them to the true owner। अगर आपके पास किसी का घुमा हुआ सामान आ गया तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस सामान को उसके ट्रू ओनर तक पहुंचाओ। दूसरा, a person to whom money is paid by mistake under obligation to repay it। अगर किसी ने मुझे गलती से ज्यादा पैसा दे दिया, जैसे मान के चलो मैं आप लोग सबसे CSET पढ़ाने के लिए 1000 रुपीज फीस चार्ज करती हूँ, और मान के चलो मुझे किसी बच्चे ने गलती से 2000 दे दिए, तो उसने मुझे 1000 रुपए गलती से एक्स्ट्रा दे दिए। अब यहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उस 1000 रुपए को वापिस करूं जो बच्चे ने गलती से मुझे एक्स्ट्रा दे दिए। तो यहाँ क्या लॉ ने ऑब्लिगेशन इम्पोज किया कि उस बेचारे का नुकसान करके आप अपना फायदा नहीं कर सकते, वो 1000 रुपए आपके नहीं है। अगर उसने गलती से आपको एक्स्ट्रा दे दिया 1000 रुपए, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको वापस करो। इसको हम बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। दिस आर नॉट रियल कॉन्ट्रैक्ट्स बट लॉ क्रिएट्स इट। लॉ क्रिएट्स सम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस based on the principle of equity। I hope everybody is crystal clear। Next is e-contracts। e-contracts बहुत ही लड्डू टॉपिक है, एकदम इजी टॉपिक है, हलवा बोल लो 2 मिनट में हो जाएगा। कुछ नहीं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के द्वारा करते हो तो दिस इज ई कॉन्ट्रैक्ट। इलेक्ट्रॉनिक यानी मान के चलो हमने ईमेल करके कॉन्ट्रैक्ट किया, या मैंने ऑनलाइन कुछ अमेजन में ऑर्डर कर दिया, तो क्या मैंने यहाँ फिजिकल जाके मैंने अमेजन से सामान खरीदा? नहीं मैडम, मैंने फोन में अमेजन खोला, मैंने अमेजन से ऑर्डर कर दिया, तो यहाँ मेरे और अमेजन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन मैम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू हुआ है, ऑनलाइन हुआ है, इलेक्ट्रॉनिकली हुआ है। दिस इज ई कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो इंटरनेट का यूज करके होता है, इलेक्ट्रॉनिकली होता है, दैट इज ई कॉन्ट्रैक्ट्स। एज इजी एज दैट।
तो what do you mean by e-contracts? Contracts made in electronic form, that is through internet. Law recognizes electronic contracts as valid contract. क्या electronic contract valid है? बिल्कुल मैडम, आज के डिजिटल एरा में क्या electronic contract valid contract नहीं होगा? मैम, electronic contracts are valid contract. They are enforceable even under Indian Contract Act as well as Information Technology Act. What do you mean by Information Technology Act? Information Technology Act is an act which deals with electronic commerce, e-commerce, ई-कॉन्ट्रैक्ट्स एंड साइबर क्राइम. साइबर क्राइम यानी इलेक्ट्रॉनिकली जो भी इंटरनेट के थ्रू क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट से डील करने के लिए, स्पेशली इंटरनेट के थ्रू जो भी होता है उससे डील करने के लिए एक अलग से एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. इस एक्ट को आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे. CS एग्जीक्यूटिव में GIGL नाम का एक पेपर है, उसमें आप लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में. बेसिकली इंटरनेट के थ्रू जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो कुछ भी क्राइम होता है, वो सबसे डील करता है. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी परमिट करता है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो. इवन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी परमिट करता है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो. तभी तो यहाँ मैं, आजकल तो सब ऑनलाइन ही होता है, हमारी क्लास भी ऑनलाइन चल रही है. आपने BML से इलेक्ट्रॉनिकली BML के ऐप में जाकर के एग्जीक्यूटिव की क्लास बुक कर ली है, आप लोग के बीच में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट हो गया. क्यों? आपने इंटरनेट का यूज करके किया. क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा? बिल्कुल वैलिड होगा, ऑब्वियस सी बात है. और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट में जस्ट लाइक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट होता है. इसमें सारे एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. सेक्शन 10 के ऑफर भी होता है, एक्सेप्टेंस भी होता है, कंसिडरेशन भी होता है, सब कुछ होता है. बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये इंटरनेट का यूज करके होता है. लड्डू एकदम इजी. तो यहाँ पर वही बोला गया है कि ई कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो require all the essential of valid contract given under section 10. section 10 में जितने भी essential of valid contract है वो सारे इसमें भी होते हैं, क्योंकि दिस इज जस्ट लाइक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट. बस फर्क इतना ही है कि ये इंटरनेट के थ्रू होता है. और एक एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो इसको गवर्न करता है. अब इसके एडवांटेज क्या होंगे मैम? बहुत सारे एडवांटेज है. स्पीड अच्छी होती है, टाइम सेविंग होता है, एफर्ट्स कम लगता है, कन्वीनियंस होता है, घर बैठे कर लो. शॉपिंग करने के लिए मुझे ऐसे मार्केट जाना पड़ेगा, मैं घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती हूँ. क्लास लेने के लिए आप लोगों को अगर फिजिकल क्लास लो तो प्रॉपर क्लासरूम जाना पड़ता है. ऑनलाइन क्लास घर बैठे अपने मस्त जैसे भी पढ़ना है घर बैठे फोन चालू किए पढ़ लो, बहुत कन्वीनियंस होता है. ये सारे एग्जाम्पल है. डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर मतलब पेपर वर्क कम हो जाता है. पहले अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट फिजिकली करोगे तो आपको पेपर में साइन वाइन करना पड़ेगा, लेकिन जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिकली करते हो तो आजकल डिजिटल सिग्नेचर आता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. किसी भी डॉक्यूमेंट में PDF में इलेक्ट्रॉनिकली साइन हो जाता है. तो ये भी एक बेनिफिट है कि आप डिजिटल सिग्नेचर का यूज कर सकते हो. और डिजिटल सिग्नेचर बिल्कुल वैलिड है आज के जमाने में, क्योंकि मोस्टली जितने भी बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, जो भी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक होते हैं. तो एवरीबडी यूज डिजिटल सिग्नेचर. तो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट ई कॉन्ट्रैक्ट्स. तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है. कल की क्लास में हम लोग चालू करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स और वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में. ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं. आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ. अगर इसके बाद भी मैम ये सब नोट्स कहाँ से मिलेंगे? क्या ये नोट्स है कहाँ से मिलेगा? नोट्स ना, आप लॉजिकल रीजनिंग वाले ग्रुप में ऐड हो जाना, उसमें मैं भेजती हूँ, उसमें मैं भेज दूंगी. ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का हमारा एक सेपरेट ग्रुप है, उसमें मैं नोट्स भेज दी हूँ, तो आप उस ग्रुप में ऐड हो जाइएगा. मैम कैसे ऐड आप होंगे? मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको ऐड कर दूंगी. मैम फॉरबेरेंस का मतलब क्या होता है? हाँ जी, फॉरबेरेंस फॉरबेरेंस का मतलब कुछ करने से मना करना, कुछ करने से रोकना. मैम अगर हम किसी को पर्स लौटाने के बदले उसे प्रॉमिस करते हैं बाद में, हम्म और मैम अगर हमने वो प्रॉमिस नहीं किया तो मैम ऐसे वो कंपेल कर सकता है हाँ हमारे ऊपर? हाँ, देखो आपने क्या बोला कि किसी ने कुछ काम किया हमारे लिए, उसके बदले हमने प्रॉमिस कर दिया. ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर आपने पास्ट वॉलंटरी सर्विस को रीपे करने के लिए आपने प्रॉमिस कर दिया, तो यहाँ आप दोनों के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, भले ही यहाँ कोई कंसिडरेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ कंसिडरेशन. हमने पढ़ा था कि कंसिडरेशन वैसे होना जरूरी है सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में, लेकिन कुछ उसके एक्सेप्शन में आ जाते हैं, जिन केसेस में भले ही कंसिडरेशन नहीं होता है लेकिन फिर भी वो वैलिड रहता है. जैसे एक एग्जांपल था,
प्रॉमिस टू पे फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। जैसे मान के चलो किसी ने वो अपना वो वाला एग्जाम्पल कि एक बुढ़ा रोड क्रॉस कर रहा था और आपने उसको रोड क्रॉस करा दिया, तो अभी बुढ़ा इज नॉट लाइबल टू पे एनी मनी, बट अगर उस बुढ़े ने प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुमको 500 रुपए दूंगा, तो अब बुढ़ा इज लाइबल टू पे दैट मनी। तो आप दोनों के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया और ये बिल्कुल एनफोर्सेबल है, बिल्कुल वैलिड है। अगर अगर वो बुढ़ा आपको 500 रुपए नहीं देता है तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकते हैं। ओके मैम। ठीक है। और मैम अगर मैम, प्रॉमिस नहीं किया हो तो? प्रॉमिस नहीं किया तो यू आर नॉट लाइबल टू पे। वाई? बिकॉज उसने अपने मन से किया, बुड्ढे ने थोड़ी बोला था कि मुझे रोड क्रॉस कराओ, वो तो आपने देखा तो आपने खुद से अपने मन से करा दिया, तो अब अभी ही इज नॉट लाइबल टू पे एनीथिंग। मैम मुझे एक चीज पूछने का था। आप जैसा बोले कि हमारे वजह से दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए, हाँ। ठीक है। जैसा तो अभी एक दो बिजनेसमैन रहेंगे, एक बिजनेसमैन मतलब कुछ चीज सस्ता बेच रहा है और वही चीज वो दूसरा महंगा बेच रहा है, तो उसको तो नुकसान होता रहेगा ना। नहीं, तो वो हमने उसके साथ कुछ गलत थोड़ी किया, हमारे वजह से किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। आप जैसे आप अपने रेट में बेच रहे हो, वो अपने रेट में बेच रहा है, तो यहाँ आपने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, वो भी तो रेट कम कर सकता है ना अपना, चाहे तो उसकी मर्जी। अगर आप किसी और के साथ कुछ गलत करते हो, जैसे वो अपना पर्स वाला एग्जाम्पल था कि अगर मान के चलो जेठा जी बबीता जी के पर्स से पूरे पैसे निकाल के अपने पास रख लिए और उनका पर्स वापस नहीं करके आए, तो यहाँ उन्होंने गलत किया बबीता जी के साथ, क्योंकि यहाँ बबीता जी का नुकसान हुआ और जेठा का अननेसेसरी फायदा हो गया, क्योंकि वो पैसे उसके हैं नहीं। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए आपको, और इसीलिए लॉ यहाँ इम्प्लाइड ड्यूटी आपके ऊपर बनाता है कि अगर आप किसी का घुमा हुआ सामान को लेते हो तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसका घुमा हुआ सामान वापस करो, और अगर किसी के गलती से पैसे आपके पास आ जाते हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसके पैसे उसको वापस करो। ओके मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। और हेलो किसी को मैम। कुछ? हाँ जी, कुछ बोलिए। मैम अगर एमसीक्यूज में आए कि समझो प्रॉमिस इन्फोर्सेबल हो गया, नॉन इन्फोर्सेबल, तो नॉन इन्फोर्सेबल होगा ना वो? फिर से बोलो। अगर प्रॉमिस इन्फोर्सेबल हुआ या नॉन इन्फोर्सेबल, अगर ऑप्शंस में आए तो हम नॉन इन्फोर्सेबल सही रहेगा ना? नहीं, आपका क्वेश्चन आधा अधूरा है। प्रॉमिस आगे कुछ बोलो ना, मतलब प्रॉमिस में तो बाकी सारी चीजें होनी चाहिए ना, तभी तो वो एनफोर्सेबल होगा ना। लाइक सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए तो इट विल बी एनफोर्सेबल। और अगर सेक्शन 10 में जो 10 बातें लिखी हुई है उसमें से कोई एक भी बात मिसिंग रहती है तो वो नॉन एनफोर्सेबल होगा। आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अच्छा, फिर वो एमसीक्यू एक्चुअली वही मैं देखा था, मेरे फ्रेंड ने सेंड किया था, हाँ, भेज तो देना, मैं भी कंफ्यूज हो गया। हाँ चलेगा। मुझे भेज देना। आई वॉज थिंकिंग कि मैं कॉन्ट्रैक्ट टेक के जो जो डेली पढ़ते जा रहे हैं उसके कुछ एमसीक्यूज ग्रुप में भेजूं, आप लोग सब सॉल्व करोगे? यस हाँ मैम। मैम, चलेगा। ओके, तो आज रात को मैं जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ 4 to 5 एमसीक्यूज बना करके आप लोगों के लिए ग्रुप में भेजूंगी। एवरीबडी सॉल्व दैट एंड सेंड मी आंसर पर्सनली। और कुछ? बाय मैम, थैंक थैंक यू यू, सो नो मच। मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, Thank you. बाय बाय थैंक यू मैम, बाय 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 बाय। बाय, टेक केयर। आपका पढ़ाने का तरीका बहुत समझ में आया मैम। हाँ जी, बाय बोलिए। मैम, बाय बाय। तन्मय कुछ बोल रहा है क्या? यस मैम। मैम, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो हम केस कर सकते हैं उसका? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो हम केस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं हम। नहीं कर सकते, वही तो मुद्दा है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? अगर कोई तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, फ्रॉड होगा। नहीं देखो, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है, आप उसको कोर्ट में एनफोर्स करा ही नहीं सकते, उसका कोई लीगल इफेक्ट है ही नहीं, उसका कोई वजूद ही नहीं है। समझ रहे हो? मैम चेक, मैम प्लीज चेक चैट बॉक्स। चैट बॉक्स। मैम अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो क्या केस हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता तन्मय। देव, अक्टूबर में रिवीजन होगा। हाँ जी देव, अक्टूबर में रिवीजन होगा। तन्मय, आपका डाउट क्लियर हुआ? यस मैम। बैंक में वैसे तो फ्रॉड हो जाएगा ना? नहीं, फ्रॉड सारे केसेस में थोड़ी होता है। अगर फ्रॉड हुआ तो वो तो वॉइडेबल हो जाएगा, वॉइड नहीं होगा वो।
यही डिफरेंस है फ्रॉड वॉइडेबल। हाँ जो देखो, फ्रॉड हुआ था फोर्सेबल हो सकता है ना। हाँ देखो कल की क्लास में ना हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। क्या ये वाला जो चार्ट मैंने बनाया है ना आप लोगों के लिए, आज अगर टाइम मिलता तो आज करते, लेकिन आज टाइम नहीं मिल पाया इसलिए कल करेंगे। ये चार्ट मैंने आप लोग के लिए बनाया है, बहुत ही सबसे क्रिस्प चार्ट है ये। इस चार्ट में, एक ही चार्ट में 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को डिफरेंशिएट किया है। वन इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अनदर इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड इज वॉइड एग्रीमेंट, तीसरा है वॉइडेबल। आपको वॉइड और वॉइडेबल के बीच में कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो कल की क्लास में हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिफरेंस पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस होता है वॉइड और वॉइडेबल के बीच में। तो वो डिफरेंस जब अपन पढ़ेंगे ना, तो ये वाला कंसेप्ट आपका जो डाउट है ना, ये कल की क्लास में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके मैम। मैम हाँ जी। मैम अभी जो आपने पीएमएल वाला एग्जांपल दिया था, तो हाँ। यहाँ तो एक साइड ही कंसिडरेशन है ना, तो यहाँ पर कौन सा एक्सेप्शन आएगा कॉन्ट्रैक्ट का, कंसिडरेशन का? नहीं, एक साइड कहाँ है, आपको सर्विस मिल रही है, आपको हम पढ़ा रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, बदले में आप हमें पैसा दे रहे हो। बट ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है हाँ ना। तो ये फ्री है, तो हम कभी भी आपको छोड़ के जा सकते हैं, आप हमारे अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। तो यही तो मैम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा ना फिर तो नहीं ये। नहीं, ये वैलिड नहीं है। मतलब आपको जो फ्री में पढ़ा रहे हैं ना, वो जो फ्री में पढ़ा रहे हैं ना, यहाँ कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मतलब हम आपको धोखा देके जा सकते हैं क्या? हम नहीं पढ़ाएंगे, जाओ खुद पढ़ लो। आप हमारे अगेंस्ट कोर्ट में केस आप हमारे अगेंस्ट कोर्ट में केस भी नहीं कर पाएंगे। मैम बट ऐसा मत करना। आप लोग को लगता है मैं आप लोग को 2 महीने से पढ़ा रही हूँ, आप लोग को इतना लो। ट्रस्ट नहीं है मेरे ऊपर? मैम वैसे मैम है ना। मैम वीएमएल फ्री में क्यों पढ़ा लेवल रहे भी कंप्लीट हो गया। भरोसा नहीं है आप लोग को मेरे क्यों भाई ऊपर? तुम्हें? हैं? यस मैम, है ना भरोसा। सिद्धि, आपको मेरे ऊपर है भरोसा मैम, नहीं है। है? है मैम। मैम, बिल्कुल है, सबको है। मैं आप लोग को CSET तो क्या, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, इवन CS के बाद कभी भी छोड़ के नहीं जाने वाले। मतलब कभी भी, इफ यू एवर नीड मी, आई विल बी देयर एनी टाइम, ओके? सो डोंट वरी। ऑलरेडी एग्रीमेंट हो गई है। ऑलरेडी एग्रीमेंट हो गई, भले यहाँ कोई कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है? मैम हाँ जी बोलिए। मैम जो पेरेंटल राइट्स वाला जो कंसेप्ट था, उसके अंदर हम किसी मतलब किसी बच्चे की कस्टडी देते हैं, अगर उसके बदले में हम कोई पैसे वगैरह दे रहे हैं, तो वो वैलिड नहीं था। नहीं, तो वो जो नहीं। हस्बैंड वाइफ का अगर कोई चाइल्ड होता है, तो उसकी जो कस्टडी की बात होती है कि वो फादर के साथ रहेगा या मदर के साथ, तो वो क्या हाँ, वैलिड? दैट इज अ सेपरेट मैटर। क्यों? क्योंकि पेरेंटल मतलब देखो, एक बच्चे के ऊपर पेरेंट का भी राइट, पेरेंट यानी मम्मी का भी राइट रहता है, पापा का भी राइट रहता है। अब अगर उस पेरेंट्स अलग अलग होते हैं, अब वो वाला जो मैटर है वो तो अलग ही मैटर हो गया। उस केस में तो कोर्ट डिसाइड करता है, कोर्ट के ऊपर वो केस जाता है, और कोर्ट दोनों पार्टी का सुनता है, मम्मी का भी सुनता है, पापा का भी सुनता है, और फिर कोर्ट डिसाइड करता है सिचुएशंस को देख करके कि इसकी कस्टडी मम्मी को मिलेगी कि पापा को मिलेगी, दोनों ही पेरेंट है। ये सेपरेट केस हो गया। अगर कोई पेरेंट अपना बच्चे में बेसिकली माइनर की कस्टडी थर्ड पार्टी को देते हैं, तो वो वॉइड है। मतलब वो लोग अपने बच्चे की कस्टडी वापस ले सकते हैं, ऐसा। क्योंकि माइनर बच्चे के ऊपर पहला हक उसके पेरेंट्स का होता है, यानी उसके मम्मी पापा का होता है। ओके मैम। और कुछ? मैम एंड अभी जो बीच में क्वेश्चन था ना, यही तो आपने बताया था कि वो तम्मुर वाला, हाँ कि वो 2 करोड़ रुपए देगा, बच्चा मुझे दे दो। हाँ तो आपने बताया था कि कुछ भी इशू होता है तो वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रह सकता है। हाँ, वही है, वही तो मैम वो जो एग्रीमेंट हुआ था पैसे का, तो मैम वो पैसा रिटर्न होता है? यही तो डिफरेंस है। देखो, जो भी वॉइड एग्रीमेंट होता है, मतलब वो तो स्टार्टिंग से वॉइड था ना, वो तो वॉइड एब इनिशियो था ना, वो तो वॉइड एब इनिशियो था। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, आपकी गलती, आपने क्यों किया कॉन्ट्रैक्ट, आपकी गलती, आपने क्यों दिया पैसा, आप खो दिए उस पैसे को, पैसे आपके डूब गए, आप उस पैसे को वापस नहीं मांग सकते। तो ऐसे जो भी वॉइड एब इनिशियो वाले जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं ना, उसमें अगर आपने कोई पैसा दे दिया तो वो पैसे आपके डूब गए। मान के चलो मोदी जी ने एक गुंडे को हायर किया कि जा राहुल गांधी को उड़ा के आ जा, और मोदी जी ने उस गुंडे को 2 करोड़ रुपए दे दिए, और वो गुंडे ने नहीं उड़ाया, तो मोदी जी अपना पैसा वापस नहीं ले सकते, वो डूब गए उनके पैसे। क्यों किया उन्होंने? उनको पता था ये वॉइड एब इनिशियो है, क्यों किया, क्यों दिए पैसे, उनकी गलती, वो उस पैसे को वापस नहीं ले सकते। इसका मतलब होता है कि जो भी आप वॉइड एब इनिशियो अग्रीमेंट करते हो ना, उसमें रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अलाउड नहीं रहता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट अलाउड नहीं रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपना कुछ बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया किसी और पार्टी को, तो वो आप वापस नहीं ले सकते, वो डूब गया आपका, वो गया।
ठीक है, ओके मैम। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं मैम, नहीं सब ठीक है, हो गया। ठीक है। अच्छा लगता है मुझे ऐसे अब आप लोग मैं डाउट पूछते हैं, तो डेली पूछा करो, ठीक है? आपकी 6 बजे क्लास है। हाँ, मेरी 6 बजे क्लास है, वो तो मैं चल जाऊंगी। ठीक है, चलो फिर, टेक केयर, बाय बाय। ओके बाय बाय मैम। मैम, Okay, ठीक ma'am. है। बाय मैम। ओके मैम, Thank you, ma'am. बाय।